तो नेक्स्ट लिखो इनुलिन, ग्लाइकोजन हो गया था ना। नेक्स्ट इज तो इनुलिन में कौन सा मोनोसेक्राइड है? इनुलिन में कौन सा मोनोसेक्राइड है? पढ़ना है घर पे जाके, एक बार तो पढ़ना है ना। नहीं रिवाइज करोगे फिर 1-2 महीने बाद लगेगा कि आपने लिखा है या किसी और ने लिखा है आपकी नोटबुक में। तो जाके उसी दिन पढ़ना होता है, नहीं पढ़ोगे फिर सब काल्पनिक बातें लगेंगी, है ना। क्या है, किसका है? हाँ वेरी गुड, फ्रक्टोज। मोनोसेक्राइड unit is fructose, clear, and 25 to 35 fructose units are linked by beta 1,2 linkage, क्लियर। सिर्फ फ्रक्टोज यूनिट यहाँ पे याद रखना है, लिंकेज याद रहता है तो सही है, नहीं तो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी लिंकेज पे क्वेश्चन नहीं आया, तो 25 to 35 ये जरूर याद रखना है, फ्रक्टोज, क्लियर। उसके बाद इट इज प्रेजेंट इन रूट ऑफ डहलिया प्लांट है, तो प्रेजेंट इन रूट ऑफ डहलिया, आर्टिचॉक ये भी एक प्लांट है, एंड स्वीट पोटैटो, तीनों प्लांट्स में आपको उनके रूट में ये मिल जाएगा इनुलिन। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेटाबोलाइज नहीं होता, मतलब जितना आप किसी भी फूड सोर्स से लेंगे उतना ही अगर यूरिन में पास आउट हो रहा है, इसका मतलब उस पर्सन का किडनी क्या है, बिल्कुल हेल्दी है, मीन्स इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड एट ऑल। मेटाबोलाइज नहीं होने का मतलब इसका डाइजेशन नहीं होता, क्लियर। तो इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड एट ऑल, तो इसको किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जिस पेशेंट का किडनी देखना है कितना फंक्शनल है, तो उसको सपोज करो 10 मिलीग्राम हमने इनुलिन दे दिया फूड के साथ, तो उसके यूरिन में 24 आवर जब उसका यूरिन कलेक्ट करते हैं तो उसमें उतना ही इनुलिन होना चाहिए, क्लियर। अगर इतना है तो किडनी क्या है, टोटली पूरी तरह से फंक्शनल है, क्योंकि इसका डाइजेशन तो होना नहीं, तो यूरिन के थ्रू बाहर चला आएगा, जितना आप फूड सोर्स में लेंगे उतना ही बाहर आएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज not metabolized, so used as kidney function test. So it is not metabolized, so used as kidney function, or used in, ऐसे लिखो, used in kidney function test. For example, if any person take 5 mg inulin and person's urine contain
5 mg of inulin, 5 mg inulin इन फूड सोर्स, मतलब इस तरह से, तो 5 mg लेता है वो, एंड पर्सन्स यूरिन कंटेन 5 mg ऑफ इनुलिन, दैट मीन्स पर्सन किडनीज आर टोटली हेल्दी। क्लियर? बहुत पहले ये एम्स में पूछा हुआ है, इधर नीट में कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं आया इस चीज़ पे, लेकिन आप जान लो इसको, ये जरूर याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्रक्टोज की इसमें यूनिट होती है और सारा कुछ हम भूल सकते हैं। तो इनुलिन, उसके बाद नेक्स्ट, तो स्टोरेज वाले कंप्लीट हो गए। उसके बाद था क्या, स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड शुरू करेंगे। इधर है इसका बटन, क्लियर? रब करें इसको। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। स्ट्रक्चरल का मतलब कुछ ना कुछ ये बनाएंगे, मेनली सेल वॉल बनाते हैं ये। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, फर्स्ट इसमें है सेलुलोज। क्लियर? तो मोनोसेकेराइड यूनिट जो है दैट इज 6000 ग्लूकोज यूनिट्स आर linked by beta 1,4 लिंकेज। तो बीटा 1,4 लिंकेज है और 6000 ग्लूकोज यूनिट इसमें प्रेजेंट मिलेंगे आपको सेलुलोज में। क्लियर? तो ये याद रखना है। एनसीईआरटी में सिर्फ ग्लूकोज बोला हुआ है। देन इट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड, इट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड और यू कैन से अनब्रांच्ड। तो स्ट्रेट है तो ब्रांचिंग तो होगी नहीं, तो इट इज अनब्रांच्ड सेलुलोज। क्लियर? नेक्स्ट याद रखना है मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा आपको नेचर में मिलेगा ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? उसके बाद प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से। फिर क्या होता है, इसका स्ट्रेट चेन है ना। स्टार्च में क्या था, हेलिकल स्ट्रक्चर थे, याद है हेलिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें वो आयोडीन को क्या करता, होल्ड कर लेता था। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट है तो उसको होल्ड
कर पाएगा आयोडीन को? नहीं, तो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, दैट्स वाई इट गिव पॉजिटिव और निगेटिव टेस्ट विद द आयोडीन, कोई कलर शो नहीं करता है। क्लियर? तो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, हेलिसेस नहीं बनाता, कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, दैट्स वाई गिव नो कलर विद द आयोडीन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, सेलुलोज do not form complex helices, that's why do not show any color when reacts with iodine। स्टार्च कैसा कलर देता था? बोलो, स्टार्च कैसा कलर देता था आयोडीन के साथ? रेड कौन बोला? ब्लू। तो ब्लू कलर देता था। तो सेलुलोज डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें होता है नहीं, स्ट्रेट होता है, तो कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं बनाता जैसा वो स्टार्च बनाता था। तो ये याद रखना है। फिर प्लांट, ऐसे लिखो, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, जो सॉफ्ट पार्ट होता है प्लांट के अंदर, दैट इज पल्प। तो पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोज। तो सेलुलोज से ही ये पेपर बना होता है। एंड कॉटन, जो फाइबर्स कॉटन देखते हैं हम लोग, कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो भी इसी के होते हैं। तो कॉटन जो बना हुआ है या इसी से क्लॉथ ये सब कुछ बनाते हैं हम। तो कॉटन इज also cellulose, नेक्स्ट वुड, जो लकड़ी है, वुड एंड सेलुलोज, सॉरी, वुड एंड कॉटन। तो वुड एंड कॉटन में 25 to 50% सेलुलोज है, एंड कॉटन में 90% सेलुलोज। तो वुड में 25 to 50% सेलुलोज इज देयर, इन कॉटन 90% सेलुलोज। तो वुड का 25 to 50% जो है वो सेलुलोज का होता है। फिर वुड में हेमी सेलुलोज भी है और सारी चीजें भी हैं। कॉटन में 90% यही है। फिर जो रफेज लेते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज। रफेज, तो रफेज is taken to avoid constipation। और जो रफेज है, it is made up of cellulose। जो सैलेड लेते हैं उसमें भी अच्छा खासा अमाउंट होता है रफेज का।
सेलुलोज इज फाइब्रस पॉलीसेक्राइड, मतलब बहुत सारे फाइबर्स होते हैं इसमें, तो सेलुलोज इज फाइब्रस पॉलीसेक्राइड। तो इतना इंफॉर्मेशन सेलुलोज के बारे में आपको याद रखना है। ये एनसीईआरटी का है, पेपर और कॉटन, ये नहीं भूलना है अपने को। कलर नहीं देता है, ये वाला नहीं भूलना, ठीक है ना। प्लांट सेल वाला तो आपको पता ही है सेलुलोज का बना होगा, ये नहीं भूलना है। फाइब्रस होता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नहीं भूलना हमें। और सेलुलोज ग्लूकोज यूनिट से बना होता है 6000, और स्ट्रेट चेन है, इतना कम से कम 3-4 पॉइंट स्ट्रेट चेन ग्लूकोज का बना है। फिर आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं शो करेगा ये। और पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोज एंड कॉटन इज ऑल्सो सेलुलोज। ये 4-5 जो पॉइंट है ये नहीं भूलना, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इस पे क्वेश्चन आता है। सेलुलोज, इसके बाद हेडिंग डालना काइटिन। हाँ, उसमें भी अच्छा खासा रफेज होता है, मतलब खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर सब में रफेज है। हाँ, फाइबर है क्योंकि रफेज है, तो उसमें फाइबर लिखा ना वहाँ। रफेज किसका बना है? सेलुलोज का। और सेलुलोज कैसा है? फाइबरस है, उसमें फाइबर्स हो तो बल्क प्रोवाइड करेगा, डाइजेस्ट होता नहीं, तो जो भी हमारा फीकल मैटर है उसके साथ वो भी अनडाइजेस्टेड रहेगा, तो इजीली पास आउट हो जाएगा। तो रफेज मतलब जितना भी जैसे भी जो भी आप सैलेड में जो भी चीज़ लेते हो, जैसे खीरा लेते हैं उसमें भी रफेज होता है, ठीक है ना। वाटर कंटेंट ज़्यादा है प्लस रफेज है, यानी सेलुलोज का है। रब करते हैं। इसके बाद हेडिंग डालो काइटिन। काइटिन में लिखना इट इज ए होमोपोलीसेक्राइड homopolysaccharide having monosaccharide unit in acetyl glucosamine having N-acetyl glucosamine और बेसिकली जो N-acetyl ग्लूकोसामाइन है ये डेराइव्ड मोनोसेक्राइड है। डेराइव्ड मोनोसेक्राइड है, दैट्स वाई काइटिन आपको एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड जैसा बिहेव करेगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड हो जाता है, सिंपल नहीं दिखेगा। है ये होमोपोलीसेक्राइड ही, एक ही जैसा N-acetyl ग्लूकोसामाइन ही लिंक्ड है, और वो लिंकेज जो है दैट इज बीटा 1,4
यहाँ भी दोनों सी वाले याद रखना, बीटा 1,4, सी यानी सेलुलोज एंड काइटिन, जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें बीटा 1,4 है, काइटिन और सेलुलोज दोनों में। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हो जाता है ड्यू टू डेराइव्ड मोनोसेकेराइड यूनिट है इसमें, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जो लिंकेज है दैट इज बीटा 1,4, तो बीटा 1,4 लिंकेज है इसमें, ठीक है। पॉलीसेकेराइड देन काइटिन फॉर्म फंगल सेल वॉल एंड exoskeleton of arthropoda. एग्जाम्पल कॉकरोच। तो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है कॉकरोच, तो कॉकरोच में भी जो उसका एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना है। तो दो जगह फंगल सेल वॉल ये याद रखना है और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। क्लियर? तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना है काइटिन, लिंकेज इज बीटा 1,4 और एक डेराइव्ड मोनोसेकेराइड है, दैट्स व्हाई इट इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और फॉर्म फंगल सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। ओके, तो इतना बस याद रखना है, इनफ है ये। उसके बाद काइटिन के बाद है पेप्टिडो ग्लाइकेन, ये भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। फॉर्म बैक्टीरियल सेल वॉल, फॉर्म बैक्टीरियल सेल वॉल ये याद रखना है, और ये बना होता है नाग प्लस नाम का, है ना। तो नाग इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नाम बोलो, वेरी गुड। तो और नाम इज एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। यूरानिक एसिड ये कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रक्चरल भी। लास्ट बचता है दैट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड। रब कर दें। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना म्यूकोपॉलीसेकेराइड। देखो म्यूकोपॉलीसेकेराइड डायरेक्ट इस टॉपिक से बायोमॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, अलग अलग जगह पे आपको म्यूकोपॉलीसेकेराइड मिलेंगे और वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद आएगा कहाँ कहाँ पढ़ा था आपने। तो देखो म्यूकोपॉलीसेकेराइड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में फर्स्ट इसका एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड। सेकेंड हेपेरिन।
थर्ड कॉन्ट्राइटिन, अगार, ये वर्ड सुना होगा आपने, है ना? कहाँ सुना था? हाँ? अगार क्या है? एल्गी है। क्या है? एक कोई बोल, नहीं समझ में आ रहा। क्या कहते? सही बता रहा हूँ। कहाँ से मिलता है? क्लियर? तो ये सारे म्यूकोपॉलीसेकेराइड हैं। और ये भी लगभग सारे हेट्रोपॉलीसेकेराइड ही हैं। एक से ज्यादा आप यूनिट देखोगे सब में लगा हुआ है, तो ये सारे हेट्रोपॉलीसेकेराइड ही हैं। जैसे हाइलुरोनिक एसिड में पूछते नहीं है, अगर याद करना चाहो आप तो डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड है, डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड, इसमें भी लिखना डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड। उसके बाद हेपेरिन में भी डी ग्लूक्यूरोनिक, यहाँ भी डी तीनों में डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड लिख देना है आपको, ठीक है? एक सेकेंड इसमें है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, ठीक है? यहाँ पर यहाँ पे सल्फेट एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, मतलब सेम है, सिर्फ सल्फेट लगाना है, सल्फेट लगा होगा, तो ये इसका है हेपेरिन का, यानी दोनों क्या हो गए? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। देखो तीसरा भी यहाँ पे है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, तो तीनों में आप डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड, यहाँ भी ग्लूक्यूरोनिक एसिड, यहाँ भी ग्लूक्यूरोनिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन लिखा, तो यहाँ भी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ही लिखना है, सिर्फ सल्फेट लगा देना है। यहाँ पे डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड ही लिखना है, और यहाँ पे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन लिखना है। ये नीट में पूछते नहीं है, कहाँ पे प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? हेपरिन क्या है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट कहाँ मिलता है, अगार किसका सोर्स है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से नहीं आएगा लेकिन डिफरेंट पार्ट से, क्योंकि बायोमोलिक्यूल क्या है, ओवरलैपिंग टॉपिक है। केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इधर उधर से इंटरलिंक टॉपिक है, तो डायरेक्ट यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आता, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से कुछ आज तक नीट में नहीं आता, लेकिन अदर टॉपिक से आ जाता है। तो ये हो गया, इस तरह से याद रखना है आपको। हाँ, एक पेक्टिन भी है, ये भी ऐड कर लेना, पेक्टिन भी यहाँ पे चलो लिख देते हैं हम, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। अब जो अगार है इसमें डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज इसमें प्रेजेंट है अगार में। हेमीसेलुलोज में इस तरह से हम लोगों ने याद किया था, अरब, गल,
एक्स मैन, है ना। फिर से एरेबिनोज, गल से गैलेक्टोज, एक से जाइलुलोज और एमएन से मैनोज। पैक्टिन में याद रखना है मिथाइलेटेड, यहाँ पे सब में ग्लूक्यूरोनिक एसिड है, यहाँ पे गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड है। मिथाइलेटेड गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड एंड प्लस अरब गल, यानी एरेबिनोज एंड गैलेक्टोज। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है देखो, तो मोनोमर यूनिट से क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, इसको हम लोग भूल सकते हैं। अब जैसे पेक्टिन है, तो पेक्टिन कहाँ प्रेजेंट है, तो प्लांट के सेल वॉल में है। और जो पेक्टिन है दैट इज प्लांट सीमेंट, ये क्या करेगा, जो सेल वॉल में सेलुलोजिक फाइबर होते हैं उनको अटैच करता है, आपस में अधेर करता है, उनको एक साथ रखता है चिपका के, पेक्टिन। और इसका जो सॉल्ट है दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, क्या बनाता है, मिडिल लैमेला। तो बहुत सारा प्लांट से भी रिलेटेड चीजें यहाँ पे है, तो वहां से क्वेश्चन आता है। इन यूनिट्स पे क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया। अब देखो हेलुरोनिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है साइनोवियल फ्लूइड में। कहाँ प्रेजेंट है, साइनोवियल फ्लूइड में। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, हाँ, जहाँ पे सपोज दो बोन है, यहाँ पे देखो इस तरह से, ये बोन नंबर फर्स्ट, ये बोन नंबर सेकेंड, इस तरह से दो बोन लगे हुए हैं जॉइंट के पास, और ये आपस में अटैच होते हैं किससे, लिगामेंट से, है ना। बोन टू बोन कौन अटैच करता है, लिगामेंट, है ना। तो ये लिगामेंट हो गया। तो ये बोन नंबर 1 और ये भी बोन नंबर 2, तो दो बोन है। इतना डिस्टेंस नहीं रहता, मैंने आपको ज़्यादा समझाने के लिए दूर दूर बनाया है। तो दो बोन है और पास ही होते हैं, और ये हो गया लिगामेंट। और इसके अंदर एक लिगामेंट से अंदर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब इस साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये सिक्रीट करता है एक फ्लूइड,